नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी या आने वाली जो भी समस्त आपकी परीक्षाएं हैं, उनमें उपयोगी श्रृंखला जारी किए थे। मेरा भरोसा है कि आप सभी के लिए ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण होगी, या आने वाले समय में कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर नहीं जाने वाला। हम लोग पढ़ चुके थे कहां तक? कैबिनेट मिशन तक पढ़ चुके थे संविधान में। तो कैबिनेट मिशन में थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं जो आपका था। तो कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो लॉर्ड बेगल थे। दूसरा, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे इस कैबिनेट मिशन के, और उनके साथ में दो अन्य सदस्य थे। कौन कौन? ए बी अलेक्जेंडर और स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। ए बी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे और स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे। और जो अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, वो क्या थे? उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे। अगर बात करें कि कैबिनेट मिशन में ये बात भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि आप संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाओगे, तो उसमें क्या करोगे? आप जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुनोगे, तो उनमें ऐसा करिएगा कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर क्या कर दिए? संविधान सभा का एक सदस्य रख दीजिए। और क्या करिए? इससे क्या हो जाएगा? एक कंट्रोल में रहेगा। उन्होंने इस हिसाब से देखा तो लगभग उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। इस हिसाब से आपकी हमारी जो संविधान सभा में लगभग 389 सदस्य आए, और इन 389 सदस्य में से 292 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत से थे, और 93 सदस्य आपके देसी रियासत से थे, और 4 सदस्य जो थे वो कहां से थे? तो कमिश्नरी क्षेत्र से। यानी 292 सदस्य और 4 सदस्य का तो होना था चुनाव। इस हिसाब से तो 296 सदस्यों का तो क्या होना था? चुनाव होना था। बाकी जो 93 सदस्य है वो मनोनीत होकर आने थे। और कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से ये बात भी लिख दिया कि जो संविधान सभा का चुनाव होगा, उसमें जो चुनाव कैसे कराया जाना है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ना कि वयस्क मताधिकार द्वारा। और इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे, वो इसमें क्या करेंगे? संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसी के दिमाग में ये बात आती है कि कैबिनेट मिशन आखिर है क्या? क्यों कैबिनेट मिशन की बात आ जाती है हर पेपर में या पूछा जाने लगता है? तो कैबिनेट मिशन हमारे लिए संविधान सभा का निर्माण करेगा, और संविधान सभा क्या करेगी? लोगों को संविधान का निर्माण कराएगी। और जो आपका क्या है, नियम कानून के लिए या जो लड़ाई दंगे होते हैं उनके लिए क्या करेगी? यही कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार का क्या करेगी? गठन करेगी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं हम लोग क्या? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन हो रहा है क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत में आ गया है, 1946 में आया है। तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं? संविधान निर्माण के लिए पहले तो लोगों का चुनाव कराते हैं। यानी क्या करेंगे? हम अब संविधान सभा का गठन करेंगे, और संविधान सभा का गठन करने के लिए हम इलेक्शन कराएंगे। और संविधान सभा क्या करेगी? इसका कारण, इसका परिणाम क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो संविधान सभा क्या करेगी? पहला तो उद्देश्य देख लो। संविधान सभा का उद्देश्य यह है कि भारत में क्या चाहिए? नियम कानून। और नियम कानून बनाएगा तो कौन? संविधान। यानी संविधान का निर्माण करेगी कौन? आपकी संविधान सभा। तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? सदस्यों की जरूरत है। ऐसे तो निर्माण होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका चुनाव करते हैं। और संविधान सभा के लिए क्या करते हैं? चुनाव। और चुनाव करेंगे तो जुलाई अगस्त में क्या करते हैं? हम इलेक्शन कराते हैं। और इलेक्शन कहां से कराते हैं? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। प्रांतीय विधान सभा द्वारा। और किस प्रक्रिया द्वारा? तो जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन कैसे होगा? तो आपको ये भी पता है, पिछले लेक्चर में बता चुका था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन
प्रणाली द्वारा, न कि वयस्क का मताधिकार न कि वयस्क मताधिकार द्वारा। ये बात इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि चुनाव में ऐसे कराना है। जुलाई अगस्त में चुनाव होता है प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। उस समय प्रांतीय विधानसभाएं लगभग 1585 के आसपास थी लगभग, और इन 1585 में से हमें सदस्य कितने आने थे? तो हमारे 389 सदस्य आने थे। कहा? हमारी इस संविधान सभा में। इलेक्शन होता है तो इसका परिणाम आता है, संविधान सभा का जब चुनाव का परिणाम आएगा तो इस परिणाम में होता क्या है, इसका परिणाम आता है अगस्त माह में। अगस्त माह में परिणाम आएगा तो इसमें क्या होगा? अब चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ, तो पहले तो यही क्वेश्चन बताओ। किसी भी जगह अगर बताया गया हो तो थोड़ा सा बताओ। ये बात आपको स्पष्ट रूप से पता है कि जो 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, और 4 सदस्य कहां से थे आपके? कमिश्नरी क्षेत्र से। और कमिश्नरी क्षेत्र आपको ही पता है कौन कौन से हैं? अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है, दिल्ली है। ये 4 क्षेत्र हुआ करते थे। तो इस संविधान सभा में 296 सदस्यों का तो इलेक्शन हुआ है, और चुनाव तो 296 का हो, लेकिन संविधान सभा में सदस्य कितने हैं? 389। इनका तो हुआ है चुनाव, आपको तो इनका तो पता है कि इनका इलेक्शन हो गया, तो बाकी के कहां गए? तो बाकी जो सदस्य आए हैं वो कहां किए गए? तो मनोनीत किए गए थे वो। और कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? तो 93 सदस्य। इस हिसाब से कितने हो जाते हैं? 389। कुल सदस्य कितने हो जाते हैं? 389 सदस्य। तो संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। इन का परिणाम आने पर, अगस्त में जब परिणाम आता है तो 296 सीटों में देखा जाए तो 208 सीटों पर कौन थी? कांग्रेस थी। उस समय कांग्रेस का बोलाबाला बहुत था, हर किसी के दिमाग में कांग्रेस थी। और बाकी जो आपकी सीटें थी, 73 सीटें किसके पास थी? तो मुस्लिम लीग के पास थी ये सीटें। मुस्लिम लीग 73 सीटों पर मुस्लिम लीग थी। बाकी जो बचा है 8 सीटों में कौन थे? तो ये निर्दलीय थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं थे। 8 प्रत्याशी ऐसे थे जो निर्दलीय जीते। और 7 जो बचे हुए हैं वो 7 क्या है? आपकी छोटी छोटी पार्टियां हैं। 7 छोटी छोटी पार्टी जिनको एक एक सीट मिली थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, जैसे अनुसूचित जाति पार्टी से सिख पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, और यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग पार्टी। तो ऐसे कर करके 7 छोटी छोटी पार्टियां थी। तो टोटल कितने हो गए? 93। 296 में 208 सीटें कांग्रेस के पास हो गई, 73 सीटें किसके पास हो गई? मुस्लिम लीग के पास हो गई। 8 सीटें जो ऐसी थी कि जहां निर्दलीय उम्मीदवार जीते। बाकी 7 सीटें थी वो एक सीट हर पार्टी की थी। तो वो यानी 7 पार्टियां हुआ करती थी उस समय, तो 7 पार्टियों को मिली थी। ये था आपके चुनाव का परिणाम। और हमारे संविधान सभा में सदस्य कितने आने थे? 389। 296 सदस्यों का तो इलेक्शन होना था, और बाकी 93 सदस्यों को क्या किया जाना था? संविधान सभा में मनोनीत किया जाना था। इस हिसाब से हमारे संविधान सभा में 389 सदस्य बनते हैं।
अगर इस 389 में आपसे पूछ लिया जाए, इन 389 में आपके पास जो महिलाएं आई थी तो 15 महिलाएं इसमें आई थी, और इसमें से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो एससी समुदाय के सदस्य थे वो कितने थे, तो 26 सदस्य, और जो एसटी समुदाय से आए थे तो वो भी कितने थे, तो एसटी समुदाय से थे 33। इस 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला। कौन थी तो बता सकते हो आप, मुस्लिम महिला। उनका नाम था क्या, बेगम अय्याज रसूल। ये क्या थी, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और इन 300 सदस्य में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक पारसी थे। पारसी कौन थे, एक पारसी से। पारसी कौन थे, तो पीएच मोदी इस संविधान सभा में पारसी समुदाय से आए। और अगर एक देखा जाए तो इसमें एक एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन कौन थे, तो ये थे फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी। 3 प्रश्न आपको याद रखना। पहले तो महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। महिला में एकमात्र क्या है, मुस्लिम महिला कौन है, बेगम अय्याज रसूल। और इसमें एकमात्र पारसी कौन है, तो आपके पारसी कौन है, पीएच मोदी। और एकमात्र एंग्लो इंडियन है तो फ्रैंक एंथनी। इन 389 सदस्यों में ये थे। बाकी तो हिंदू समुदाय से भी थे और मुस्लिम समुदाय से भी आए लोग। तो ये 389 का आपको चर्चा करनी है। और यही 389 सदस्य क्या करेंगे, आगे जाके संविधान का निर्माण करेंगे। क्योंकि संविधान सभा हमारे लिए इसीलिए ही तो आ रही है कि संविधान सभा द्वारा क्या होगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा, है ना। और ये 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में अगर बात किया जाए तो एक प्रश्न और बढ़िया सा बनता है कि कौन संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो महात्मा गांधी की यदि बात करें ना, तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये प्रश्न आपको याद रखना, है पूछा जाता है। एक प्रश्न और याद रखना कि कौन सी रियासत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, कहां के लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। यानी हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि संविधान सभा में कौन सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रियासत ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था, कहां का, तो संविधान सभा के चुनाव का, तो हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। बाकी ये संविधान सभा है, संविधान सभा के लिए एक तो हो गया कैबिनेट मिशन आपका क्या, संविधान सभा। अच्छा, एक प्रश्न और आपको देखना है यहाँ पे, वो पूछा जाता है किससे, तो भीमराव अंबेडकर से। जब भी संविधान सभा का चुनाव होगा तो यदि भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान के लिए बहुत योगदान देने वाले हैं। और थोड़ा सा इनके बारे में भी किस्सा कर लेते हैं, भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये संविधान सभा के चुनाव के लिए लड़ते हैं कहां से, तो ये पूना से लड़ते हैं, पूना की सीट।
पूना की सीट से तो लड़ते हैं कौन, भीमराव अंबेडकर, यानी कि विपक्ष में कौन होता है तो एम आर जयकर। और जैसे ये पूना, मुंबई की पूना सीट से लड़ते हैं तो उधर से क्या होते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, और जीत कौन जाते हैं तो एम आर जयकर। और जैसे ये चुनाव हार जाएंगे तो संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी लोगों को, ये बात बी एन राव लोगों को पता चलती है। अगर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं है तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य का बात है। इनको कैसे भी करके संविधान सभा में लाना है। तो ये लोग क्या कराते हैं, एक उपचुनाव कराते हैं और भीमराव अंबेडकर को फिर से इलेक्शन लड़ाते हैं। और अब ये चुनाव लड़ेंगे कहां से, तो जयसूर पुलना पड़ता है, जयसूर पुलना। और ये कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता था पहले, बंगाल। और ये तो बंगाल में है। और उधर से क्या करते हैं, भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन लड़ेंगे और चुनाव क्या करेंगे, इधर जीत जाएंगे। चुनाव तो जीत जाएंगे। बंगाल की सीट अभी हाल में तो 1946 में भारत का ही हिस्सा है, लेकिन जब भारत का विभाजन होगा 1947 में तो भीमराव अंबेडकर उसके बाद भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि जयसूर पुल्ला है, ये आपका कहां चला जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा। और जब पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। अब इस बात को और अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चलता है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बोलते हैं किससे, एम आर जयकर को क्या कराते हैं, त्याग पत्र दिलाते हैं। इनको त्याग पत्र दिलाएंगे एम आर जयकर, यानी पूना की सीट को खाली कराएंगे। और पूना की सीट जब खाली हो जाएगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या करा देंगे, जयसूर पुलना से पूना की सीट पर ला लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में, ये लड़ते कहां से हैं, पहले तो पूना की सीट से लड़ते हैं, फिर बाद में कहां से लड़ते हैं तो बंगाल की सीट से लड़ते हैं, यानी जयसूर पुलना से। उधर से चुनाव जीत कर पूना की सीट पे आते हैं। पहले अगर आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए तो पूरी बंगाल से चुने गए। अगर बाय द वे आपके पेपर में ये नहीं है तो पूना की सीट आपकी आंसर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बात इधर से जो जयसूर पुल्ला थे वो गए कहां थे, एम आर जयकर की सीट खाली करने के बाद वो उस सीट पर बैठे थे। तो इस वजह से पेपर में पूछा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और किस रियासत ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था इस संविधान सभा के चुनाव का। इसके बाद कैबिनेट मिशन एक काम और करेगी। अब एक तो संविधान सभा का क्या कराएगी, इलेक्शन तो करा देती है, दूसरा काम क्या करती है, तो कैबिनेट मिशन क्या करती है, पहले तो आपका संविधान सभा का गठन कराती है और दूसरा क्या कराती है कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार के लिए घोषणा करती है, यानी अंतरिम सरकार का भी गठन कराएगी। अंतरिम सरकार का गठन क्यों, क्योंकि संविधान सभा जो है वो तो संविधान का निर्माण करेगी और जो अंतरिम सरकार है वो देश के आंतरिक मामलों का क्या करेगी, समाधान करेगी। तो अंतरिम सरकार का गठन ये होता कब है, तो आप ये भी देखो, यानी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की क्या होती है, अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है कि इस अंतरिम सरकार में कौन कौन व्यक्ति हैं। इसको 24 अगस्त 1946 को बता दिया जाता है, हमारी अंतरिम सरकार ऐसी है, ऐसे होने वाला है। और जैसे ही इसकी बात किया जाए तो इसको फाइनली टच कब दिया जाता है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या कर दिया जाता है, फाइनली घोषणा कर दी जाती है कि इसमें कौन कौन है, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है।
और इस अंतरिम सरकार का जो गठन होगा कब, 2 सितंबर 1946 को। तो इसमें नेतृत्व कौन करेंगे, नेतृत्व करेंगे आपके कौन, नेतृत्व करेंगे कौन, तो माउंटबेटन इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करने वाले हैं। यानी अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करने वाले हैं, तो पीटी नेहरू करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को क्या किया जाता है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और इसमें सदस्यों को रखा जाता है, यानी कुल सदस्य इसमें रखे जाते हैं 13। मुस्लिम लीग इससे नाखुश रहती है। नाखुश होने का मतलब ये है कि इसमें अध्यक्ष का जो पद है वो तो है कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। और जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग क्या सोचती है कि उपाध्यक्ष खुद बन गए, नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, इन्होंने घोषणा किया था और ये खुद उपाध्यक्ष बन रहे हैं, तो इससे क्या हो जाती है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है। मुस्लिम लीग विरोध करती है। पहले तो इसमें कितने हैं, 13 सदस्य हैं। और जैसे ही इसमें क्या किया जाएगी, लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास से और बेविल के प्रयास से क्या होगा, मुस्लिम लीग को मनाया जाएगा। प्रयास करेंगे कौन, माउंटबेटन और बेविल, यानी बेविल प्लस माउंटबेटन प्रयास करेंगे। और अंत में क्या कर दिया जाएगा, इनको मुस्लिम लीग को मना लिया जाएगा। और फाइनली क्या कर किया जाएगा कि 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। यानी तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी, मुस्लिम लीग शामिल। तो अब क्या हो जाएगा, सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ के 15 हो जाएगी। सदस्य कितने हो जाएंगे, जो 13 थे तो अब वो कितने हो जाएंगे, 15 सदस्यों का इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और फाइनली अब आपकी अंतरिम सरकार बनके तैयार होगी और सभी को अपने अपने के लिए क्या कर दिया जाएगा, पद दे दिया जाएगा। और संविधान सभा के लिए किसको क्या पद मिला है, सॉरी अंतरिम सरकार के लिए किसको क्या पद मिला है, वो हम लोग को देखना है। तो अंतरिम सरकार में कौन कहां था या कौन किसके हाथ में मंत्रालय था, ये देखना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन एक काम और करती है भारत में, और क्या करती है, अंतरिम सरकार का गठन भी करती है। अंतरिम सरकार का गठन, यानी भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए 24 अगस्त 1946 को घोषणा की जाती। तो घोषणा किसकी की जाती है, तो अंतरिम सरकार की, अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। यानी भारत के लिए अंतरिम सरकार बना दी जाती है। और अंतरिम सरकार जब बनाते हैं, गठन करते हैं, तो इसमें अध्यक्ष किसको रखते हैं, यानी अध्यक्ष इस समय कौन है, तो एक प्रश्न तो अध्यक्ष हो गया, एक प्रश्न हो गया उपाध्यक्ष, एक हो गया नेतृत्व। तो जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो इसका नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जैसे ही नेतृत्व किया तो इसमें
ये बात मुस्लिम लीग को ठीक ना लगी और क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे उस समय 13। 13 सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने इसने क्या कर दिया, विरोध कर दिया और अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास से, यानी इसमें प्रयास किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन समझ रहे थे कि इसमें तो सभी लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ऐसा नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए लॉर्ड वेवेल और माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग को समझाया और समझाकर किसमें कर लिया, अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया। और जब जैसे ही मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, यानी 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग क्या हो जाएगी, इस अंतरिम सरकार में शामिल हो जाएगी। यानी जो मुस्लिम लीग बातें कर रही थी, देश अलग करना है, हमें भारत का विभाजन करना है, या पाकिस्तान की मांग जो बात कर रहे थे, उसको 26 अक्टूबर 1946 को इन्होंने कैसे भी करके, वायसराय लोगों ने क्या करके मुस्लिम लीग को मनाया और भारत की अंतरिम सरकार में उन्हें शामिल कर लिया। और जैसे ही इन्होंने को शामिल किया तो एक प्रश्न से बहुत बढ़िया पूछा जाता है, अंतरिम सरकार में पहले सदस्य थे 13, उनमें से 3 सदस्यों को हटाया था। 3 सदस्यों को हटाकर अन्य सदस्यों को शामिल करके, यानी 3 सदस्यों को हटाया, उसमें 2 जो और जोड़ देंगे तो 5 सदस्य टोटल इसमें जोड़ेंगे तो सदस्य कितने कर देंगे फिर 15। यानी 3 सदस्यों को तो क्या किया था, हटाकर 5 सदस्यों को जोड़ा था। ये बात आपको याद रखनी है। 3 सदस्य जो हटे थे वो कौन कौन थे? एक तो साफत अली थे, साफत अली, और एक कौन है, शरत चंद थे, शरत चंद। और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम क्या है, सैयद अली, सैयद अली, सैयद अली। ये 3 व्यक्ति थे जो अंतरिम सरकार में से क्या किया गया था, हटाया गया था। इनकी जगह एक नाम और मिलता है, साफद अहमद, अहमद करके भी मिल जाता है, ये नाम याद रखना आपको, ठीक। तो इन 3 सदस्यों को हटाया था, 5 अन्य सदस्यों को जोड़ के इसमें शामिल किया था। तो इसमें कुल सदस्य हो जाएंगे फिर कितने, यानी अंतरिम सरकार में सदस्य हो जाएंगे 15। मुस्लिम लीग खुश हो गई और अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अब जो 15 सदस्य थे उनमें अध्यक्ष थे, एक तो है अध्यक्ष, यानी अंतरिम सरकार जो है जैसे इसका शामिल हो जाएंगे सभी लोग, तो इसमें 15 सदस्य आएंगे। 15 सदस्य में एक तो अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष कौन होंगे, लॉर्ड माउंट बेटन। और दूसरे कौन होंगे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल का भार सौंपा था। और उस समय अगर देखा जाए तो जो बलदेव सिंह थे इसमें शामिल, बलदेव सिंह, तो ये रक्षा मंत्रालय दिया गया था, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के हाथों दिया था। और श्रम मंत्रालय इस अंतरिम सरकार में दिया गया था किसको, जगजीवन राम को। और स्वास्थ्य मंत्रालय किसके हाथ में था, तो गजनफार। और अगर आपसे पूछ ले शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, शिक्षा मंत्रालय उस समय किसके हाथ था,
तो आप बता सकते हो कौन? शिक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था? शिक्षा मंत्रालय था सीराज गोपालाचार्य के हाथ में। सीराज गोपालाचार्य। शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, रेलवे मंत्रालय किसके हाथ में था? रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय किसके हाथ में था? रेल मंत्रालय था आसिफ अली के हाथ में। रेल मंत्रालय था आसफ अली हाथ में। आसफ अली। और उद्योग एवं पूर्ति, तो ये था जॉन मथाई के हाथ में था। और कृषि मंत्रालय किसके हाथ में था? कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। राजेंद्र प्रसाद के हाथ ये मंत्रालय सौंपे गए थे। तो और कौन मंत्रालय, जैसे आपसे पूछ लिया जाए वित्त मंत्रालय किसके हाथ में था, तो वित्त मंत्रालय भी आपसे पूछा जाता है। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय आपको याद रखना, वित्त मंत्रालय था किसके हाथ में? तो लियाकत अली के हाथ में था। लियाकत अली। और अगर आपसे पूछ ले विधि मंत्रालय किसके हाथ में था? विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय किसके हाथ में था? तो जोगेंद्र नाथ के हाथ में विधि मंत्रालय। किसके हाथ में था? तो जोगेंद्र नाथ। जोगेंद्र नाथ। ये मंत्रालय याद रखना, ये 15 सदस्यों को ऐसे ऐसे करके मंत्रालय दिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है इन्हीं 15, ये तो 15 नहीं है लेकिन ये प्रमुख हैं इसके, ये जो मंत्रालय सौंपे गए थे प्रमुख व्यक्ति निकल के आते हैं तो उनके हाथ में दे दिया जाता है। कौन कौन से? रक्षा मंत्रालय। अच्छा, राष्ट्रमंडल के साथ में इन्हें विदेश मंत्रालय भी दिया जाता। विदेश, विदेश मंत्रालय व राष्ट्रमंडल, ये बात आपको याद रखना। इस विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल का भार किसे सौंपा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। रक्षा मंत्रालय का भार किसको सौंपा गया था? तो बलदेव सिंह को। और जो जगजीवन राम थे उनको क्या दिया गया था? तो श्रम मंत्रालय। गजनफार को क्या दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्रालय। सिराज गोपालाचार्य को क्या किया गया था? शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। आसफ अली को क्या दिया गया था? रेलवे मंत्रालय। उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय किसके हाथ में था? तो जॉन मथाई के। कृषि मंत्रालय किसके हाथ में था? राजेंद्र प्रसाद। और जो वित्त मंत्रालय था वो लियाकत अली। विधि मंत्रालय था तो वो किसके हाथ में था? जोगेंद्र नाथ के। इन सभी प्रश्नों को ऐसे भी याद रख सकते हो लॉजिक से भी। तो यदि आपके हाथों में बल है तो आप रक्षा कर पाओगे। ये तो रक्षा मंत्रालय। बल, हाथों में बल है तो रक्षा कर पाओगे। जीवन जीना है तो श्रम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य है तो जान बचानी पड़ेगी, गजनफा। और यदि राज करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और रेलवे मंत्रालय साफ हो जाता है हर कुछ। अगर कोई टिकट लेके ना जाए तो क्या है, साफ का साफ पत्ता साफ कर देते हैं। और यदि जान बचाई, उद्योग एवं आपूर्ति नहीं होगी ना तो सबकी जान निकल सकती है। इसलिए इसको लॉजिक से याद रख सकते। जान बचाई, जॉन मथाई याद रख सकते हो। कृषि, कृषि के लिए हमें इंद्रदेव मेहरबान होना चाहिए, तो इसके लिए राजेंद्र, देखो ये लिखा है राजेंद्र। तो यानी कृषि मंत्रालय किसके हाथ में? राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। और वित्त मंत्रालय लिया, वित्त मतलब होता है पैसा, और पैसे का मतलब कोई क्या करता है? लेता है। तो ये क्या है? वित्त मंत्रालय तो लियाकत अली। और विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ के हाथ में था। ये बात आपको याद रखनी है। ये अंतरिम सरकार था। हमारी अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, संविधान सभा का भी गठन हो चुका है। हम लोग आगे वाले लेक्चर में संविधान सभा की बैठकों का अध्ययन करेंगे। यहां तक इतने प्रश्न बन चुके हैं, आप लोग अगर देखोगे तो लगभग 150 से 200 प्रश्न बन चुके हैं।
ये प्रश्न ऐसे प्रश्नों को पढ़ाया गया है कि जो लगभग सभी पेपर में आते हैं और कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर से कोई ना कोई पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे के लेक्चर में हम लोग संविधान सभा की लगातार बैठकों का अध्ययन करेंगे, कितनी बैठकें होती है, कितने अनुच्छेद तैयार करेगी, कितने आपकी भाग बनाएगी, कितनी अनुसूची बनाएगी, कितनी समितियां काम करेंगी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सभी के लिए धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।